हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं इस दिवाली पर जो दो धुआंधार धमाकेदार फिल्में रिलीज हुई हैं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। कहने को ये जो दो फिल्में हैं ये टोटली अलग अलग फिल्में हैं। एक है हॉरर कॉमेडी, इसमें डर का कॉमेडी का तड़का है। वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी, भाई वो तो आधुनिक युग के मनमोहन देसाई हैं। उनकी फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी, भाई तीन अलग अलग प्राणी एक महिला को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं था। उसी तरह रोहित शेट्टी की फिल्मों में भी कोई लॉजिक नहीं होता है। वो सिंघम जो कि पहले शिवगढ़ में था, फिर गोवा आता है, अब वो सिंघम एक नेशनल हीरो बन चुका है और देश के कोने कोने में, कहीं कर्नाटका में, कहीं तमिलनाडु में। और जैसा कि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है कि शिवा स्क्वाड का नया मेंबर बनेगा चुलबुल पांडे। और आई थिंक जिस तरह से मेकर्स ने हिंट दी है कि अगला जो पार्ट आने वाला सिंघम का, वो सिंघम विद चुलबुल आएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो देश के कोने कोने में सिंघम पैदा हो रहे हैं, तो अब यूपी पर कहानी शिफ्ट हो जाएगी शायद, क्या पता। ये वाले जो सिंघम था, इसमें ये लोग मतलब करीना कपूर को किडनैप कर लेते हैं। कहानी एक तरह से रामायण को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब हो सकता है कि आतंकवादियों का अगला टारगेट राम मंदिर अयोध्या, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए अगले पार्ट में। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का जो सुपर हीरो सुपर कॉप है चुलबुल, उसे ऐड किया जा रहा है इस सो कॉल्ड कॉप यूनिवर्स में। तो जो कॉप यूनिवर्स है, इसमें आपको मैडनेस देखने को मिलती है, एकदम मास मसाला एंटरटेनमेंट, गाड़ियां उड़ती हैं। और अगर आपने किसी वजह से कॉप यूनिवर्स की पिछली रिलीज फिल्म सूर्यवंशी नहीं देखी है, तो भैया ये जो सिंघम अगेन है, ये आपकी खोपड़ी के ऊपर से जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई जैकी श्रॉफ कौन है, अर्जुन कपूर का क्या कैरेक्टर, बैक स्टोरी क्या है। ये सब अगर आपने सूर्यवंशी में नहीं देखा है तो ये पिक्चर आपको भाई क्लीन बोल्ड कर जाएगी। हाँ, वहीं बात करें भूल भुलैया की, मतलब भूल भुलैया की बात करते हैं तो हमें मोंजुलिका याद आती है। तो ये जो भूल भुलैया का मोंजुलिका यूनिवर्स है, इसमें आपको डर के साथ जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलती है। हालांकि जैसे कि वो जो पहली वाली भूल भुलैया, जिसमें कि प्रियदर्शन साहब ने जबरदस्त तरीके से लोगों को हंसाया था, डराया भी था, और वो जो फिल्म थी काफी कलरफुल फिल्म थी। लेकिन अब अनीस बज्मी को पता नहीं क्यों अंधेरा कायम रहे का शौक लग गया है, तो वो अपनी फिल्म में मतलब डर और कॉमेडी तो अच्छे से बैलेंस करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना कर देते हैं कि मतलब आदमी मतलब थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो जो 2007 की भूल भुलैया है, कितना वाइब्रेंट, कितना कलरफुल एनवायरनमेंट था वहां पर। हालांकि ओरिजिनल भूल भुलैया, ओरिजिनल मोंजुलिका कैरेक्टर, वो सब कुछ आपने देखा है एक अलग ही डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डायरेक्टर का एक डिफरेंस होता है। प्रियदर्शन साहब को सब कुछ कलरफुल चाहिए था, या अनीस बज्मी को लगता है कि भाई अंधेरा कायम रहे, हॉरर भूत मतलब अंधेरा। तो ये डायरेक्टर का अप्रोच है। बट ऐसा है कि ये टेक्निकल चीज हो गई, टेक्निकल डिफरेंस हो गया। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर दोनों ही फिल्में, चाहे वो सिंघम हो या ये भूल भुलैया 3 हो, ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, ऐसे ऐसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जा रहे हैं कि भाई मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई समय बर्बाद हो गया, 3 घंटे वेस्ट हो गए, भैया वो मौत आ गई, चक्कर आ गई। भाई ऐसा है कि वो चक्कर खाने आप लोग खुद जाते हो ना। मतलब आप देखिए लोगों का चूतियापा, पहले खुद टिकट बुक करेंगे, खुद जाएंगे, फिर बोलेंगे 3 घंटे वेस्ट हो गए। तो बहन, तुमको भेजा किसने वहां पर? अपनी मर्जी से जाते हो ना। लेकिन कैसे 3 घंटे की पिक्चर को 30 सेकंड के रिव्यू में सुना करके लोगों को, भाई मतलब आप खुद सोचिए, 3 घंटे की पिक्चर, 2 ढाई घंटे की पिक्चर, उसे आप 20 सेकंड और 30 सेकंड में कैसे रिव्यू कर सकते हो उसका? लेकिन नहीं, आजकल का यही जमाना है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। 3 घंटे की पिक्चर देखने जाएंगे, क्या स्टोरी लाइन है, क्या डिटेलिंग है, कुछ नहीं, 20 सेकंड का रिव्यू आकर के चिपका देंगे और नैरेटिव बन जाएगा। फिर कोई इसे शेट्टी की टट्टी बोल रहा है सिंघम को, तो कोई भूल भुलैया को टॉर्चर बोल रहा है। लोगों में पेशेंस नहीं है, इसलिए लोग पूरी बात को अच्छे से समझते ही नहीं है। जैसे कि सिंघम की पहले बात कर लेते हैं, सिंघम अगेन की। सिंघम अगेन जो है वो एक फुल फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें कि कोई भी ऊल जुलूल फालतू पंती का सीन नहीं है। इनफैक्ट एक तरीके से देखें तो ये जो फिल्म है आज के भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से हमारा देश बदल चुका है, जो कि आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक करी है, उसी तरह के आपको डायलॉग भी सुनने को मिलते हैं कि आज का भारत है, अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर हमें छेड़ करके भाग गए हो तो तुम्हें घर में घुस करके मारने का दम रखते हैं। आपके सामने जो खड़ा है ये रिस्पेक्ट भले ही करता है गांधी जी की, लेकिन पूछता है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को। और बार बार बैकग्राउंड में जय श्री राम, और जो रामायण को मतलब एक पैरेलल लाइन पर चलाया जा रहा है। तो ये चीज यार, इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने जब ट्रेलर लॉन्च करा था, तो ट्रेलर में भी था कि लेट्स सेलिब्रेट आवर कल्चर। तो आप अपने कल्चर को, जो फिल्म ग्लोरीफाई कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, उस फिल्म को कोई टट्टी कैसे बोल सकता है? हाँ, वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, होली पर पानी मत बहाओ, उन्हीं लोगों को या फिर उस लिब्रांडो जमात को ही ये फिल्म जो है वो घटिया लग रही है। मुझे तो भाई, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं हालांकि मोंजुलिका यूनिवर्स का ज्यादा तगड़ा फैन हूं। अगर आप मेरे बिग बॉस
उसके रिव्यूज़ भी देखते हैं, तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि कहीं न कहीं कोई अवनी या मंजुलिका मुझे दिख जाए। तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो मंजुलिका यूनिवर्स के प्रति ज़्यादा है बनिस्बत सिंघम यूनिवर्स के। बट फिर भी सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 की जब बात होगी तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा-सा ना सिंघम अगेन के प्रति कुछ ज़्यादा है। क्यों? नंबर 1, एक तो वो हमारा जो एक ग्लोरियस इतिहास रहा है, उसे दुनिया के सामने वापस से लाई है, दिखा रही है। रामायण में जो घटनाएँ घटित हुई हैं, वो किन-किन जगहों पर घटित हुई हैं। तो जहाँ एक तरफ बैकग्राउंड में रामलीला के थ्रू रामायण को दिखाया जा रहा है, वहीं वो सब जो रामायण में दिखाया जा रहा है, वही कुछ सिंघम की लाइफ में हो रहा है, जहाँ पर उसकी जो पत्नी है करीना कपूर, उसका किडनैप हो जाता है। और कहानी के नाम पर तो इस फ़िल्म में वैसे देखा जाए कुछ भी नहीं है। जो रामायण में है, वही सब कुछ मॉडर्न परिस्थितियों में रख दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये फ़िल्म शुरू होती है, कश्मीर दिखाया गया है आज का, जो कि 370 हटने के बाद बदल चुका है। कश्मीर का जो यूथ है वो अब पत्थरबाजी नहीं करता है, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और जो मतलब एरियल शॉट्स लिए गए हैं, आज का कश्मीर कितना खूबसूरत कश्मीर है, जिसे कि बीते काफ़ी सालों से मतलब बर्बादी का एक दूसरा नाम बना दिया गया था। तो कश्मीर बदला है, देश बदला है और देश में राष्ट्रवाद कैसे मतलब लोगों की रगों में बह रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी खूबसूरती से दिखाई गई हैं। लेकिन जो लिब्रांडो लॉबी है, वो इसे जिंगोइज़्म बोलेगी, हाइपर नेशनलिज़्म बोले। जबकि मेरा मानना है कि 370 हटने के बाद या फिर ये कहें डायरेक्टली कि मोदी जी की सरकार आने के बाद से देश में जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव आपको ज़मीन पर ग्राउंड रियलिटी में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फ़िल्म है आपको इस सिनेमा के माध्यम से उस बदलाव के दर्शन भी कराती है, साथ ही साथ जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो अतीत है, इतिहास है, जिसे कि आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक लोगों ने मिथ बोला, जबकि वो मिथ नहीं, हमारा एक ट्रुथ है। तो इन सारी बातों की वजह से मुझे ये फ़िल्म थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी है। हाँ, इस फ़िल्म में काफ़ी कमज़ोरियाँ भी है, जैसे कि दीपिका पादुकोण नेक्स्ट लेवल की क्रिंज लगी है। टाइगर श्रॉफ इस पिक्चर में क्यों है? ये बात तो सिर्फ रोहित शेट्टी ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो अर्जुन कपूर जिसको कि नल्ला नेपो किड बोला था मैंने, वो अर्जुन कपूर एक्चुअली में इतना इम्प्रेस कर जाएगा, भाई ये तो हमने सोचा नहीं था। और चूँकि ये रोहित शेट्टी की फ़िल्म है, हालाँकि रामायण के मामले में उनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है। चाहे वो हम्पी की बात करें या फिर श्रीलंका में जहाँ प्रभु श्री हनुमान जी सीता जी से मिले थे, वो अशोक वाटिका के दर्शन, या फिर राम सेतु की झलक हो, या फिर जिस तरह से पंचवटी का क्या महत्व है, तो सारी चीज़ों में जो रिसर्च है रोहित शेट्टी की टीम की, वो तो काबिल तारीफ़ है। काश रोहित शेट्टी ऐसी थोड़ी रिसर्च अपने कैरेक्टर्स के लिए भी कर देते हैं, जैसे कि ये अर्जुन कपूर जो कि आतंकवादी पीओके पाकिस्तान का है, उसका नाम है ज़ुबैर हाफ़िज़, लेकिन जिस तरह से वो हिंदी भाषा बोलता है, ऐसा लगता ही नहीं कि भैया ये पाकिस्तान से आया हुआ है या मतलब वो इंडिया का नहीं है। तो कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखने में ये लोग मात खा गए। बट रोहित शेट्टी एंड उनकी राइटिंग टीम ने जो मतलब गलतियाँ करी हैं कैरेक्टर्स को गढ़ने में, उन्हें अच्छे से मतलब एक इन डेप्थ पर्सनैलिटी देने में, वो सारी कमियों को दीपिका पादुकोण के क्रिंज डायलॉग डिलीवरी को अगर कुछ कवर कर लेता है, बचा लेता है, ढक लेता है, तो वो है आस्था और देशभक्ति का तड़का। बात तो सही है। अब जैसे मैंने सिंघम 3 के बारे में कहा कि इस फ़िल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो दीपिका पादुकोण है। अब इत्तेफ़ाक की बात कहें या क्या कहें, भूल भुलैया 3 जिसमें कि इस बार ज़बरदस्त वाला प्लॉट ट्विस्ट है, और जो गलतियाँ अनीस बज़्मी ने भूल भुलैया 2 में करी थी, उन सारी गलतियों से उन्होंने सबक सीखा है और इस बार भाई वो परफ़ेक्ट कास्ट लेकर के आए हैं। स्पेशली मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा यहाँ विद्या बालन की, जो कि ओजी मंजुलिका है। हालाँकि वो मंजू उर्फ़ मंजुलिका जो कि कलरफुल तरीके से लोगों को डराती थी, उसे यहाँ पर मतलब काला अंधेरा वाला बैकग्राउंड में पता नहीं क्यों दिखाना चाहते हैं ये अनीस बज़्मी साहब। एनीवे तो भूल भुलैया 1 में विद्या बालन काफ़ी स्लिम ट्रिम थी, तो यहाँ पर अब ये वही अच्छे खासे घर की खाती-पीती विद्या बालन हो चुकी है मोटी, लेकिन इन्हें जो है वीएफएक्स से या फिर सीजीआई के थ्रू काफ़ी स्लिम ट्रिम दिखाने की कोशिश करी है। माधुरी और ये विद्या बालन जिस गाने में साथ में डांस करती है, वो गाना तो टोटल आई थिंक एआई से बनाया गया लगता है मुझे। विद्या बालन इतनी स्लिम ट्रिम आज तो नहीं है भाई, तो ये ट्रूली यहाँ पर एक वीएफएक्स या फिर एआई का कमाल है। और जो तेवर इसने विद्या बालन ने ओरिजिनल भूल भुलैया में दिखाए थे, वही तेवर आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। और जिस जुनून के साथ, जिस पैशन के साथ वो बोलती है आमी मंजुलिका चिल्ला करके, उसकी आवाज़ में ठहराव लगता है कि हाँ भाई यही मंजुलिका है। लेकिन फिर आप देखते हैं माधुरी दीक्षित को, आप एक चीज़ देखें, यहाँ सिमिलैरिटी के तौर पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि वहाँ पर सबसे बड़ी हीरोइन है दीपिका पादुकोण, लेकिन वो सबसे पैथेटिक और क्रिंज लगी है। उसी तरह से ये भूल भुलैया 3 में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन माधुरी दीक्षित के फैंस को शायद मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन माधुरी दीक्षित सबसे क्रिंज लगी हैं इस फ़िल्म के अंदर। जिस अंदाज़ में विद्या बालन बोलती है कि आमी मंजुलिका, भाई वो लगता है कि मंजुलिका है, लेकिन जितनी जल्दी या हड़बड़ी में माधुरी दीक्षित बोलती है आमी मंजुलिका, अरे भाई हँसी आ जाती है। और फिर वो ऐसे ही गर्दन मोड़ मार के जब वो खड़ी होती है, टोटल क्रिंज लगता है मुझे ये माधुरी दीक्षित का मंजुलिका अवतार।
लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो गलतियाँ, जो प्रेडिक्टेबल अप्रोच था इसका अनीस बज़्मी का, उस प्रेडिक्टेबल और बेहद ही मोनोटोनस अप्रोच को साइड में रखकर यहाँ पर अनीस बज़्मी जो प्लॉट ट्विस्ट लेकर के आते हैं एंड में, मतलब यार आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते हैं कि ओ भाई! ये भी पॉसिबल था क्या? मतलब अब जिन्होंने देख ली है वो तो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी तो भाई उनके लिए मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूँगा, क्योंकि जिस तरह से अनीस बज़्मी ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करी है, उसी तरह मैंने भी गलती कर दी थी। भूल भुलैया 2 का रिव्यू जब दिया था, सारे स्पॉइलर दे मारे थे, तो मैं अपनी गलती से सबक सीखा। इस बार मैं ज़्यादा कुछ स्टोरी या फिर क्या सस्पेंस है वो रिवील नहीं करूँगा। वहीं अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो भूल भुलैया 3 में इस बार जो स्टोरी लाइन है वो गजब प्लॉट ट्विस्ट के साथ है। हालाँकि यहाँ पर राजपाल यादव, अश्विनी और वो संजय मिश्रा के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पकाते हैं। एंड फॉर अ चेंज यहाँ पर एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा है वो है जो नाम है भूल भुलैया। भूल भुलैया का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर आप फँस करके रह गए हैं। तो पहली बार ऐसा लगा है, मतलब अनीस बज़्मी ने ऐसा दिखाया है कि लोग उस भूल भुलैया, उस भूतिया महल से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। जैसे कि एक सीन है, काफ़ी फ़नी सीन है, कार्तिक आर्यन या फिर राजपाल यादव अपनी रोल्स रॉयस पर निकलना चाहते हैं लेकिन बार-बार घूम कर के वहीं पहुँच जाते हैं। हालाँकि ये इक्का-दुक्का फ़नी सीन्स और ज़बरदस्त वाला जो क्लाइमैक्स है, उसके अलावा भूल भुलैया 3 में कुछ ऐसा है नहीं, मतलब जो आपको बहुत ही यूनिक लगे। पिछली बार वो कियारा आडवाणी थी, इस बार वो तृप्ति डिमरी जो कि एनिमल फ़िल्म में नंग-धड़ंग घूम रही थी। तो यहाँ ज़बरदस्ती में उसको आधी पल्लू गिरा करके आधा ब्लाउज़ खोल करके घूमती फिरती है, यूज़लेस बफ़ेलो की तरह उसे यहाँ रखा गया है। लेकिन एक चीज़ आप देखने की कोशिश करें, जो टेम्पलेट पहली ही फ़िल्म से जैसे प्रियदर्शन साहब ने दिखाया था कि एक भूतिया हवेली है, उसमें एक मतलब परिवार का जो मुखिया है यानी कि पिता काफ़ी रूड दिखता है लेकिन अंदर से फट्टू चंद फटोलिया है, और दूसरा एक जो चाचा वाला कैरेक्टर जो कि परेश रावल ने प्ले करा था, वैसे ही आप देखें तो फैमिली का जो ट्री है या फैमिली टेम्पलेट जो है, वो पहली वाली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2, 3 आप देखते आ रहे हैं। इस बार परेश रावल नहीं है तो दीपक शर्मा एक फट्टू चंद फटोलिया वाले चाचा वाले तेवर में है। और यदि आपको याद हो अच्छे से, तो जो पहली वाली जो भूल भुलैया थी उसमें मेकर्स यानी प्रियदर्शन साहब लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि भाई मंजुलिका कौन है, विद्या बालन या फिर अमीषा पटेल, जिसके बारे में बोलते हैं ना सब कि राधा को बाधा हुई है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखने की कोशिश करें तो मेजर जो प्लॉट है ना कहानी का, वो वही है, एक भूतिया हवेली, एक फैमिली, एक बाप, एक चाचा और 2 लड़कियां, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई मंजुलिका कहाँ है। तो उसी एक टेम्पलेट को बीबी 2 में रखा गया, अब बीबी 3 में रखा गया, लेकिन यहाँ पर एक लेवल ऊपर चले गए हैं ये अनीस बज़। और ये जो प्लॉट ट्विस्ट है और बैकग्राउंड में जो सोनू निगम इस बार अमीजे तुम्हार गाते हैं, तो भाई ये जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, इसने इस पिक्चर को बचा लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंघम अगेन को रामायण और देशभक्ति का जो जज्बा है उसने बचा लिया है। अब जैसे यहाँ पर भूल भुलैया फ़िल्म का जो ओरिजिनल टेम्पलेट है उसकी मैंने बात करी, वैसे ही आपको सिंघम में भी एक टेम्पलेट दिखता है। एक कट्टर ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, ज़बरदस्त जाँबाज़ है, देशभक्ति उसके अंदर कूट-कूट के भरी है। अब पहले वो गाँव में था, फिर वो मुंबई आता है, गोवा आता है, अब वो पूरे देश का लाडला बन चुका है। और कश्मीर से लेकर के श्रीलंका तक की ये जो जर्नी है इस फ़िल्म में उसकी, वो कैसे कंप्लीट करता है, बस यही देखने लायक बात है। और चूँकि कहानी रामायण पर बेस्ड है, तो आपने देखा है कि रामायण में सीता जी का जो हरण होता है, वो कोई नहीं रोक पाता है। उसी तरह यहाँ पर टाइगर श्रॉफ वगैरह सब रोकने की कोशिश करते हैं सीता हरण को, लेकिन सीता हरण जो है वो होकर ही रहता है। अब यहाँ पर करीना कपूर को किडनैप करने के लिए अर्जुन कपूर आया हुआ है पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन करीना कपूर को बचाने के बजाय ये टाइगर श्रॉफ उर्फ इस फ़िल्म में जो लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहा है टाइगर श्रॉफ, ये भाई बंदरों की तरह गुलाटी मार रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, चिंगारियाँ निकल रही हैं। भाई साहब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाइगर श्रॉफ को ये कॉप यूनिवर्स में लॉन्च करने के लिए उछल-कूद ज़बरदस्ती करवाई गई है। भाई उसकी इस उछल-कूद का कोई फ़ायदा तो मिला ही नहीं है, वो तुम्हारे सामने से किडनैप करके ले गया, अब तुम दूसरी चीज़ों में बिज़ी रह गए हो, तुम्हें गुंडे उठा करके पटक भी रहे हैं, लेकिन सिंघम आ जाता है और भाई वो टाइगर श्रॉफ को बचा लेता है। मतलब यहाँ पर टाइगर श्रॉफ है, नहीं है, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अगर आप हो तो आप बचा लेते किडनैप होने से, लेकिन आप तो भाई अपनी गुलाटियाँ मारने में बिज़ी रहे, उधर वो किडनैप करके चला गया। अरे यार! पैसा, मेहनत सब बर्बाद। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेलर में हमें जो कुछ देखने को मिला था, फ़िल्म में उससे थोड़ा-सा अलग है। जैसे कि ट्रेलर में हमें लगा था कि भाई जिस तरह अक्षय कुमार की एंट्री हो रही है चॉपर में, वो जटायु का किरदार निभाएँगे। जी नहीं, वो जटायु नहीं, वो तो किसी और का किरदार निभा रहे हैं। स्पॉइलर हो जाएगा थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी, जटायु का रोल कौन निभा रहा है? अरे भाई सीआईडी का दया। और जब सीआईडी का दया है, तो एक डायलॉग तो होगा ही ना उसका, दया दरवाज़ा तोड़ दो। और ये जो दरवाज़ा तोड़ने वाला जो डायलॉग या सीन है, भाई टोटल क्रिंज है। करीना कपूर का अपहरण
हो रहा है, वो गाड़ी में बैठी है, दरवाजा खोल के बाहर आ सकती है, लेकिन नहीं, दया दरवाजा तोड़ दो। क्यों? अरे वो डायलॉग की एक अलग फैन फॉलोइंग है। और रोहित शेट्टी तो भाई अपनी इन्हीं आदतों के लिए जाने जाते हैं। एक पर्टिकुलर डायलॉग अगर किसी एक्टर ने बोला तो वो उसी डायलॉग को हर फिल्म में रिपीट करवाएंगे, जैसे दया दरवाजा तोड़ दो। और हाँ, अक्षय कुमार की एंट्री चॉपर पर होती है, तो यहाँ पर चॉपर पे एंट्री करवाई गई, जहां पर आपने एक ब्लंडर देखा होगा, इसे कंटिन्यूटी का ब्लंडर आप कह सकते हैं। हेलीकॉप्टर में जब आ रहे हैं ये अक्षय कुमार, तब उनके बाल उड़ रहे हैं, बाल सूखे भी हैं, लेकिन कट टू अगले ही सीन में भाई बालों में सरसों का तेल डल जाता है, आदमी उतर के आ रहा है, मतलब कंटिन्यूटी का अभाव है। अब ये अलग बात है कि जो कंटिन्यूटी के जो झोलझाल हैं या फिर दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स के जो क्रिंज परफॉर्मेंस है, वो सब आप भूल जाते हैं जब फास्ट पेस में कहानी चलती है और जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलता है। और इन सब के ऊपर चार चांद लगा दिए हैं जिस तरह से रणवीर सिंह आखिरी में बोरिंग और मोनोटोनस फिल्म को जबरदस्त कॉमेडी से भर देता है। जिस अंदाज में, जिस मराठी एक्सेंट में वो बात करता है, मतलब पिक्चर को कहीं ना कहीं डूबने से बचा लेता है रणवीर सिंह। हाँ, अर्जुन कपूर जो कि रावण के रूप में है, पहले काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्लाइमेक्स में भाई उसको फुस्सी बम बना करके रख दिया गया है। अब यहाँ पर रोहित शेट्टी की जो रिसर्च टीम है ना, उनका एक और झोल मैंने पकड़ा है, वो आपके सामने रखता हूँ। जहाँ एक तरफ टीम सिंघम, जिसमें कि रामायण का कहीं ना कहीं एक हर चरित्र आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव के रूप में यहाँ दीपिका पादुकोण है, यहाँ वानर सेना, रॉ के, आईबी के जो एजेंट्स हैं, यानी कि टीम सिंघम में तो हर कोई रामायण को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब आपके सामने विलन रावण है, तो रावण अकेला है भाई, वहां कोई मेघनाथ, वहां कोई अहिरावण, वहां कोई कुंभकर्ण। हाँ, रावण की टीम में शूर्पणखा है, जो कि बिग बॉस में वो माइंड कोच की जो पत्नी कोचनी, वो शूर्पणखा का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि सूर्यवंशी पिक्चर में उनके शौहर को ये सूर्यवंशी उड़ा डालता है, जिसका बदला लेने के लिए ये अर्जुन कपूर जो है वो इसकी सिंघम की बीवी को उठा लेता है। बताओ, ये शूर्पणखा का जो शौर्य से मारा सूर्यवंशी ने, बदला ले रहा भैया ये सिंघम से। ये डायलॉग यहाँ पर रणवीर सिंह भी बोलता है। बताओ, बदला चाहिए उसको सूर्यवंशी सर से, बीवी उठाई उसने सिंघम सर की, मेरे को इधर बीच में पकड़ लिया। तो देखा जाए ना, तो जिस तरह रामायण में सारे फसाद की जड़ शूर्पणखा थी, वैसे ही यहाँ पर सारे फसाद की जड़ ये माइंड कोचनी है, जो कि एक आतंकवादी की बेवा का रोल प्ले कर रही है, जिन्हें कि अर्जुन कपूर खाला खाला बोलता है। इस खाला के चक्कर में डेंजर लंका की जो लंका लगा देता है रणवीर सिंह, भाई माइंड ब्लोइंग सीन है। 4 गाड़ियां हैं, अब 4 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी में रणवीर सिंह उर्फ जैसे कि मॉडर्न वर्जन ऑफ हनुमान जी कौन सी गाड़ी में है पता नहीं चलता है, सैटेलाइट जाम हो जाते हैं, लेकिन अचानक से लंका विध्वंस होता है, सबको पता चल जाता है। ऐसा काम तो पवन पुत्र हनुमान के सिवा कोई नहीं कर सकता। और इस पिक्चर में हनुमान जी का रोल किसको दिया गया है? भाई रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह ने मतलब ट्रेलर में भले ही क्रिंज लगाओ, लेकिन पिक्चर को उठा तो दिया है उसने बंदे ने क्लाइमेक्स में। उसकी और अक्षय कुमार की जो नोकझोंक है भाई, वो भी जबरदस्त लगी है। अच्छा, यहाँ पर हमने अर्जुन कपूर की बात करी, रणवीर सिंह की बात करी, अक्षय कुमार की बात करी, दीपिका पादुकोण की बात करी, टाइगर श्रॉफ की बात करी, और जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि चुलबुल पांडे की भी एंट्री होने वाली है। तो ये जो पिक्चर है सिंघम, इसमें काफी सारे कैमियोज है। अब कैमियोज के ऊपर ना कार्तिक आर्यन, अरे कार्तिक आर्यन भाई, कार्तिक के महीने में कार्तिक की पिक्चर, भाई क्या अद्भुत संयोग है। वैसे कार्तिक की ये जो पिक्चर है, इसको स्क्रीन काउंट कम मिले हैं, सिर्फ 40% स्क्रीन पर ये फिल्म चल रही है, लेकिन कलेक्शन के मामले में भाई कड़ी टक्कर दे रही है। और क्या पता लॉन्ग रन में ये सिंघम अगेन को पीछे भी छोड़ सकती है। कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे बिगेस्ट बम्पर ओपनिंग वाली ये पिक्चर। तो हम कार्तिक आर्यन की एक बात को हाईलाइट करना चाहते थे आपके सामने, कि कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, हमारी स्टोरी में दम है, हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमें कैमियोज की जरूरत नहीं है। क्या वाकई में कैमियोज की जरूरत नहीं है? ये टोंट था सिंघम अगेन के ऊपर। लेकिन जिन्होंने भूल भुलैया 3 देख ली है, वो अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई इस पिक्चर के अंदर यानी भूल भुलैया 3 में कितने सारे कैमियोज है। नंबर 1 कैमियो जवान फिल्म का, शाहरुख खान को जिस तरह से इन लोगों ने मॉक करा है, जवान का कैमियो हो गया। जब ये लोग अपने फटियाला अस्तबल से वहां एकदम दुखियारी सी गाय जो दूध देती नहीं है, उसे दूध पिलाना पड़ता है, तो ऐसे दुखियारी हालत से ये लोग जब निकल करके महल में जाते हैं, तो एक और कैमियो होता है, संदेश से आते हैं कि घर कब आओगे। तो जवान का कैमियो हो गया और बॉर्डर का कैमियो हो गया। और चूंकि इस पिक्चर में राजा बने हैं विजय राज। विजय राज कौन? कौवा बिरयानी वाले। तो बहुत सारे कौवे गिर पड़ते हैं, तो कौवा बिरयानी का भी वहां पर रेफरेंस है। साथ ही साथ ये जो कार्तिक आर्यन की एक डिजास्टर फिल्म थी शहजादा, भाई तू कुछ भी बोल, शहजादा मत बोल, मुझे से डर लगता है। तो भाई इस पिक्चर में भी देखा जाए तो 4 कैमियोज है। जवान का कैमियो है, बॉर्डर का कैमियो है, कौवा बिरयानी का कैमियो है और शहजादा। तो कार्तिक आर्यन, आप क्यों कह रहे हो कि आपको कैमियोज की जरूरत नहीं है? आपकी इस पिक्चर में तो 4 कैमियोज हैं। और स्पेशली जिस तरह से शाहरुख खान को यहाँ पर इन लोगों ने ट्रोल करा है, वो सीन आप देखेंगे ना तो आपको जबरदस्त हंसी आएगी। जिस तरह से राजपाल यादव एकदम वही शाहरुख खान के अंदाज में मम्मी वगैरह पट्टी वट्टी बांध के मम्मी बन के आता है, लेकिन ये राजपाल यादव जो कि जवान के कैरेक्टर में आ रहे हैं, क्या
ये बचा पाएँगे या फिर इन्हीं को बचाना पड़ जाएगा, ये सब आपको फ़िल्म में देखने को मिलेगा। तो ये जो भूल भुलैया 3 जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई बहुत बकवास है, इतनी बकवास नहीं है, उसमें अगर कोई बकवास है तो वो माधुरी दीक्षित हैं और ये जो अंधेरा वाला जो मतलब एंगल डाल दिया फालतू में, यही फ़िल्म अगर कलरफुल हो और एकदम दिन के उजाले में चीज़ें हों, तो देखने में मज़ा आता। लेकिन भाई ये अंधेरा-अंधेरा बहुत ही डार्क हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं वहाँ पर मज़ा जो है, वो गायब हो जाता है। बट ये चीज़ आप सिंघम अगेन के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो पिक्चर है, इसमें थोड़ी बहुत कुछ अगर आप कमियाँ हटा दें और दीपिका पादुकोण का क्रिंज अंदाज़ आप हटा दें, तो सिंघम भी माइंड ब्लोइंग पिक्चर है यार। एक ऐसी फ़िल्म जो अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज का प्रमोशन कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, देश जो मतलब इतना आगे बढ़ चुका है, भाई वो चीज़ आपको मतलब इतनी खराब कैसे लग सकती है? ठीक है, इस फ़िल्म में करीना कपूर है, इस फ़िल्म में अर्जुन कपूर है, जिनको मैं नल्ला बोलता हूँ, जिन्हें मैं नापसंद करता हूँ, बट इन लोगों के प्रति मेरी हेट इतनी भी नहीं है भैया कि मैं मतलब उनके चक्कर में इस फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ कर दूँ और जो लिब्रांडो लॉबी है, जो रामायण को फेक या मिथ बोलती है, उन्हें बात करने का मौका दे दूँ। अब ये तो रही मेरी बातें, मेरे ऑब्ज़र्वेशंस, आपके क्या ऑब्ज़र्वेशंस रहे हैं? अगर आपने ये दोनों फ़िल्में देख ली हैं, तो आपका क्या रहा है रिएक्शन? कमेंट करके बताइएगा, आपको कौन-सी फ़िल्म ज़्यादा बेहतर लगी है दोनों में से? इन दोनों फ़िल्मों की स्टोरी लाइन क्या है? कैरेक्टर का ग्राफ वगैरह क्या है? इन फ़िल्म का बैकग्राउंड क्या है? इन फ़िल्मों में क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस वगैरह, ये सब कुछ तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। क्या पॉज़िटिव रहे, क्या इन फ़िल्मों में नेगेटिव चीज़ें रही हैं, ये मैंने आपके सामने रख दिया है अलोंग विथ कलेक्शंस। हाँ, बजट की बात तो करना भूल ही गए डीएस के। भई एक पिक्चर का बजट है 100 डेढ़ 100 करोड़, बट सिंघम अगेन भाई 300 साढ़े 300 करोड़। ये 300 साढ़े 300 करोड़ जो लगा है पिक्चर में, आप ढूँढते रह जाते, कहाँ लगा है बे इतना पैसा? कहाँ लगा है? भई इतने सारे हीरो को भर लिया है तो उन्हीं पर पैसा लगा होगा और कहाँ। और तो साढ़े 300 करोड़ का बजट, भाई उतना कलेक्शन लॉन्ग रन में हो पाएगा क्या? इस पर मुझे डाउट है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो बैटल चल रहा है दोनों फ़िल्मों में, चूँकि भूल भुलैया फ़िल्म का बजट कम है और कार्तिक आर्यन की ये जो फ़िल्म है प्लॉट ट्विस्ट की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो अगर लॉन्ग रन में ये फ़िल्म ज़्यादा अच्छा एक कलेक्शन कर जाए तो भई शॉकिंग, फॉकिंग इस तरह के रिएक्शन मत दीजिएगा। फिलहाल आप अपने रिएक्शन दीजिएगा इस वीडियो के बारे में और ये जो 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, इनके बारे में आपके ऑब्ज़र्वेशंस क्या रहे हैं? जो भी हैं फीलिंग्स, रिएक्शन, ऑब्ज़र्वेशन कमेंट करके बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।